So, hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. सारे बच्चे अच्छे ही होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे घर पे। तो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। तो उसके साथ हम लोग को थोड़ी स्टडी भी करनी है। तो टुडे लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10th, हुज नेम इज मनी एंड क्रेडिट। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट को कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ आप लोग बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ, पूरे चैप्टर को अच्छे से जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, तो जो मनी का यूज है वो काफ़ी हमारी पर डे की एवरीडे की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक लार्ज पार्ट जो मनी से ही चलता है हम लोगों की लाइफ में। अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखें तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, या आप लोग देखें तो आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन में जिनमें मनी इन्वॉल्व होता है। तो क्या आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं? तो चलिए बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें सामान को लिया जाता है और बेचा जाता है मनी का यूज करके। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग एक टाइप की स्टोरी ले लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा, जो कि आपकी बुक में भी दे रखी है। चलिए लेते हैं, एक पर्सन है। क्या है? एक व्यक्ति है जो कि पैसों को पकड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं या जो व्यक्ति पैसे पकड़े हुए हैं, बहुत आसानी से कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस जो वो चाहेगा आसानी से उसे ले लेगा, गेन कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, बदले में पैसे दे देगा, वो सर्विस ले लेगा। ठीक है, तो यह तो जो एवरीवन होते हैं तो सब कोई क्या करता है कि आजकल पैसों से पेमेंट करता है और उसके बदले में पैसे देता है। मतलब कोई सामान लेता है या कोई सर्विस लेता है तो उसके बदले में क्या देता है? पैसे लेता है। तो हम यहाँ एक केस स्टडी करने वाले हैं जो कि किसका है? एक शूज मैन्युफैक्चरर का है। उसे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे उसके बारे में। तो एक कौन है? एक शूज मैन्युफैक्चरर है जो क्या करना चाहता है, वो अपने मार्केट में अपने जूतों को बेचना चाहता है और बदले में क्या खरीदना चाहता है? वीट को खरीदना चाहता है। तो जो शूज मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले क्या करेगा? शूज को एक्सचेंज करेगा जो उसने बनाए हैं और उसके बदले में पैसे लेगा, और उसके बाद उस पैसे को वीट वाले के पास लेके जाएगा, उसे देगा और उससे क्या खरीदेगा? वीट खरीदेगा। तो यहाँ हम इस एक्सचेंज ना करके हम थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि मान लो वो शूज मैन्युफैक्चरर है, वो सबसे पहले एक्सचेंज ना करके, जूतों को ना बेचकर सीधा उन जूतों को कहाँ लेके जाए? सीधा वीट वाले से एक्सचेंज कर ले। तो कैसा रहेगा कि उन्हें अपने जूते दे दे और उससे बदले में वीट ले ले। ऐसा भी तो वो कर सकता है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं, इमेजिन करके देखते हैं तो ऐसा क्या होगा। तो ऐसा रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि सपोज कर लेते हैं कि जो वीट है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कैसी है? ज़्यादा है, और जो शूज है उसकी कॉस्ट प्राइस कैसी है? कम है। तो उन दोनों के बीच में समझौता हो पाएगा? बताओ, नहीं हो पाएगा। अच्छा चलिए, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास ऑडी कार है, ठीक है, और एक के पास है स्कूटर। तो कार वाले को लगा चलो मैं थोड़ा सा, स्कूटर वाले को लगा कि चलो मैं कार ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे है नहीं। तो उसने कहा चलो मैं कार वाले से एक्सचेंज कर लेता हूँ।
तो क्या कार वाला स्कूटर वाले से अपनी कार एक्सचेंज करेगा? आप बताइए, यस या नो? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो कार है उसकी कॉस्ट प्राइस कैसी है? स्कूटर से कई गुना ज़्यादा। तो वहाँ समझौता आपस में नहीं बन पाता है। और यही अगर हम लोग बात करें कि एक स्कूटर है और एक बाइक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट प्राइस की हैं। स्कूटर वाले ने सोचा चलो मैं बाइक ले लेता हूँ, बाइक वाले ने सोचा चलो मैं स्कूटर ले लेता हूँ। तो वहाँ क्या वो लोग आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे अपनी चीज़ों को? तो यस, कर पाएंगे ना, क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। तो उन्हें कोई घाटा ना किसी को फायदा होगा, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। उन्होंने कहा ले भैया तू मेरी चला ले, अपनी मेरे को दे दे। तो हम लोग यही बात करने वाले थे कि क्या होता है जब दोनों पार्टी एग्री हो जाएं अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए या आपस में दूसरी कमोडिटी से खरीदने के लिए, शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग जहाँ दोनों एग्री हों तो वहाँ हम बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारी इकोनॉमी बुक का। अब मनी की बात कर लेते हैं। मनी क्या है? तो मनी हमारा एक मीडियम होता है एक्सचेंज करने का। मनी क्या होता है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस मतलब इसके थ्रू हम चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक बैग है, हमें बुक्स भी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, या हमारे पास ऐसे मान लेते हैं हमारे पास लास्ट ईयर की बुक्स हैं और हमें न्यू ईयर की बुक्स लेनी है। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर की बुक्स को एक्सचेंज करेंगे, किसी को बेचेंगे और उससे पैसे लेंगे। फिर उन पैसों से जाके हम क्या लेंगे, नई लास्ट जो न्यू ईयर है उसकी बुक्स लेंगे। तो वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? मनी के थ्रू। तो मनी क्या हुआ? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी कितने टाइप की होती हैं, कितने फॉर्म्स की होती हैं, उन फॉर्म्स को भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट कैसे ट्रांजेक्शन होता था, अर्ली एजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो इंडियंस लोग हुआ करते सबसे पहले तो वो ग्रेन्स एंड कैटल से अपना एक्सचेंज किया करते थे। जिसके पास गेहूँ है तो कुछ लिया तो बदले में से गेहूँ दे दिए, या फिर जिसके पास जानवर है वो जानवर दे देता था। उसके बाद क्या हुआ कि कॉइन्स का यूज चलना शुरू हुआ। तो मेटेलिक कॉइन्स का यूज की बात करें तो सबसे पहले गोल्ड जो कॉइन था वो चलने लगा। गोल्ड के बाद सिल्वर का कॉइन चलने में आया। उसके बाद यहाँ तक कि कॉपर का भी चला। लेकिन आपकी बुक में केवल 3 है। लेकिन आगे क्या हुआ कि ऐसे और जो मुगल लोग आए उन्होंने यहाँ तक कि लेदर के भी कॉइन चलाए। पता है आप लोगों को? नहीं मालूम होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मॉडर्न फॉर्म्स की बात करें तो मॉडर्न फॉर्म्स में हमारी करेंसी आने लगी है। करेंसी के साथ में क्या होता है, डिपॉजिट्स विद बैंक्स भी हमारी जो सेकंड फॉर्म है। कि हम लोग क्या करते हैं कि जिसके पास पैसा होता है वो अपना बैंक में डिपॉजिट कर देता है, ना तो उसमें चोरी होने का डर रहता है, और बल्कि क्या होता है कि जो उसकी इंटरेस्ट होती है वो आराम से आपको मिलती रहती है। तो फ़ायदा है ना। उसके बाद मनी का हम लोग चेक फॉर्म में भी यूज करने लगे हैं, चेक से भी पेमेंट करने लगे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग बड़ी अच्छे से जानते होंगे, मुझे पता है। करेंसी, करेंसी में क्या क्या आता है बताइए? आप लोग मेरे से बेटर जानते होंगे, क्योंकि करेंसी में पेपर नोट्स कॉइन्स आते हैं, पेपर के नोट्स आते हैं, और क्या आता है, कॉइन्स आते हैं। और पहले क्या हुआ करता था, इन्हीं में गोल्ड के सिक्के चलते थे, सिल्वर के या फिर कॉपर के या फिर ग्रेन कैटल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि आजकल वो यूज में नहीं है। आजकल केवल यूज में क्या है, पेपर के जो नोट्स होते हैं, 10 का, 100 का, 500 का, 2000 का, और जो कोइंस होते हैं वही केवल चलन में है। आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात ये है कि हम लोग इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो वो इसलिए करते हैं बिकॉज जो करेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के द्वारा ऑथराइज है। मीन्स हम कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसमें ये सिक्के या फिर नोट ही क्यों ले रहे हैं और कुछ क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ गवर्नमेंट, उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। इसलिए ये चीज़ हर व्यक्ति लेगा जो एक्सचेंज करेगा। ठीक है, और इन सारी चीज़ की देखभाल कौन करता है, जो कि हमारी एक बैंक है जिसका नाम है आरबीआई। फुल नेम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीपली ना लेके आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि 1934 1934 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, जिस
के कारण से 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अक्सर कभी कभार एमसीक्यू में पूछ भी लिया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो आप लोग तुरंत बोल सकते हैं कि सर 1935 में की गई। ठीक है, और वो बात अलग है कि बाद में इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया, तो वो चीज़ आपको इतना डीपली मैं नहीं लेके जाऊंगा। बस इतना सिंपल सा आपको याद रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनाई गई, तो वो 1935 में। तो जो ये बैंक होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। ठीक है, और जो भी ये नोट्स वगैरह कितने इसे पब्लिश करने हैं, तो वो गवर्नमेंट पूरी कंट्री की इनकम वगैरह निकाल के इसको बताती है, उतनी ये बैंक पब्लिश करती है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को वो भी बताना चाहूँगा, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करना चाहूँगा। सपोज करिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई है, वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। गवर्नमेंट अपनी कंट्री की है, और कंट्री अपनी कंट्री में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, मीन जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, और जो नोट छप रहे हैं वो भी लोगों के लिए छप रहे हैं। तो सपोज करो कि गवर्नमेंट भी अपनी है, मशीन भी अपनी है, और नोट्स भी अपने हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो गवर्नमेंट अगर ऑर्डर कर दे कि अपने मन से ज़्यादा नोट छपवा दे और हर व्यक्ति को क्या करे, 15-15 लाख रुपए, जो कि हमारे पीएम अनाउंस करते रहते हैं, वही सपोज करो, चलो वही बांट दें, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपीज ट्रांसफ़र कर दें, तब क्या होगा? क्या हमारा देश अमीर हो जाएगा? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे कि हमारे पीएम कहते हैं कि 15 लाख रुपए आएंगे सबके खाते में। तो सपोज करो हमारे पीएम छपवा दें और हर व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दें, तब क्या होगा उस कंडीशन में? क्या देश अमीर हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि उल्टा ग्रो करने की बजाय क्या करेगा, उल्टा ये डाउन में और चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सपोज करो कि एक जो किसान है, सिंपल सा हम आप लोगों से ही बात करते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपीज़ आ गए, तो क्या फिर आप स्टडी करने जाएंगे स्कूल में? नहीं जाएंगे। क्योंकि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अच्छी नौकरी पाने के लिए। नौकरी पा के क्या करेंगे? रुपए कमाएंगे। तो रुपए पहले से ही आ गए, बैंक अकाउंट में डाल दोगे, अच्छी खासी सेविंग बढ़ेगी लाइफ टाइम। तो क्या जाओगे? नहीं जाओगे। मान लीजिए एक फार्मर है जो कि दिन रात कड़ी मेहनत करता है, रात में पानी लगाता है, आलू अपनी फसल की देखभाल करता है, उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंच गए, तो क्या फिर वो कड़कड़ाती धूप में जाएगा खेत में? शाम को अपनी नींद खराब करके जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो फसल इसलिए कर रहा है ताकि वो पैसा कमा सके। पैसा उसे पहले ही मिल गए, तो वो जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जो वीट की फसल करने वाला है, क्या वो वीट की फसल करेगा किसान? नहीं करेगा। ठीक है, टीचर्स हैं, उनके अकाउंट में पहुंच गए, तो क्या फिर वो टीच करने स्कूल में जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले से ही उन्हें मिल गए, क्यों वो पैसे के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और वो बात अलग है, चलो वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले पूरी कंट्री की इनकम पता करनी पड़ेगी कि टोटल इनकम कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम नोट्स को पब्लिश करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें डिपॉजिट्स विद बैंक की, तो जो लोग होते हैं, आप बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जो बैंक होता है वो लॉकर प्रोवाइड कराता है लोगों को, और लॉकर की, हर लॉकर की एक की होती है, जिस पर्सन के नाम में वो लॉकर ओपन होगा केवल वही पर्सन उसे यूज कर सकेगा। उसमें वो अपना जो भी रखना चाहे वो रख सकता है। ठीक है, बैंक को बता के, और उसका उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा और वहाँ उसकी सेफ्टी भी रहेगी। अगर उसके बाद ज़्यादा पैसा, तो पैसे को भी डिपॉजिट कर सकता है, और क्या होगा, उसकी सेविंग भी बढ़ेगी और प्लस इंटरेस्ट भी उसका मिलेगा, और प्लस वो सेविंग कैसी रहेगी? सेफ रहेगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना डिपॉजिट्स बैंक के थ्रू करते हैं, और किसी को मान लो देने भी हैं तो वो बैंक के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये हमारा चेक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये चेक वही व्यक्ति दे सकता है जिसका बैंक में अकाउंट होगा। ठीक है, तो जिसका बैंक में अकाउंट होगा वो अपने अकाउंट से जितने पैसे सामने वाले को देना चाहे उसे उस चेक में भर के दे सकता है। मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। सबसे पहले पे,
किसको पे करना है उसका नेम डालेगा इस चेक में, डेट डालेगा, किस डेट को वो इश्यू कर रहा है, कितने रुपए, सबसे पहले उसे किस में डालने, उसमें डिजिट्स में, नंबर्स नेम में डालना है, उसके बाद डिजिट्स में डालना है, और सब कुछ चेक में मेंशन होगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसके सिग्नेचर। अगर जिस पर्सन का बैंक में अकाउंट है, जब तक वो पर्सन अपना साइन उस चेक पे नहीं करेगा, वह चेक बैंक में जाके क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया चेक से ट्रांसफर होते हैं तो किसी की हम चेक बुक लेंगे, उसमें भर लेंगे, उसके पैसे निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं है, जब तक वो पर्सन उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वह चेक क्लियर नहीं होगा। किसी पर्सन का मान लो चेक है और उसने अपने साइन कर रखे हैं, तो हम चाहें तो उसमें जितने पैसे भर के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं करने चाहिए। मीन्स हमें चेक पे कभी भी साइन करके नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, जो बातें आपको बताई, वही सारी बातें इसमें रिटन में लिखी हुई है, तो मैंने आपको वो शॉर्ट्स में बता दी हैं। अब उसके बाद हम लोग लोन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। बैंक में लोन एक्टिविटीज़ कैसी होती है। तो जो हमारी जो बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करती है, और वो हमें हर चीज़ में लोन प्रोवाइड कराती है, चाहे वो एजुकेशनल लोन हो, चाहे हमें कोई बिजनेस करना हो उसके लिए लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, मतलब हर चीज़ पे वो हमें लोन देती है। बदले में हमसे क्या करती है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाती है। जैसे हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगी, और कोई लोन ले रहे हैं तो उसके भी मतलब कुछ ना कुछ वो गारंटेड मांगती है। और सपोज करिए हम बैंक ना जाके कहीं और दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं तो वो भी तो कुछ ना कुछ रखवाते हैं, और बदले में नहीं चुका पाए तो वो चीज़ उनकी हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ है। बट फैक्ट ये है कि जो बैंक जो लोन प्रोवाइड करवाती है उसकी जो इंटरेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और वही अगर हम बैंक के बाहर से जो लोन लेते हैं सुनार वगैरह से, तो उनकी जो इंटरेस्ट होती है वो बैंक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। लोन को हम क्रेडिट भी बोलते हैं। और क्रेडिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि क्रेडिट लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट जिसमें लेंडर सप्लाई करता है बोरोवर को मनी या फिर सामान या सर्विसेज, और बदले में क्या लेता है, उससे प्रॉमिस लेता है कि फ्यूचर में वो इस पेमेंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये क्रेडिट की डेफिनेशन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो लेने में तो लोन हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब इसकी रिकवरी होती है, जब हम इसे पे नहीं कर पाते हैं बैंक, तो बैंक वाले जब हमारे घर पे आते हैं, जो हमें कार मिल रही है, जो भी मिल रहा है, वो सबको जब उठा के ले जाते हैं, तो वो रिकवरी कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल। तो ये हर व्यक्ति के साथ होती है जो चुका नहीं पाता है। लेने में तो बड़ा अच्छा मिलता है, चलो भैया हमें लोन मिल रहा है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट की भी बात करें, कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो कोलेट्रल ये वही चीज़ होती है, ये आपकी चाहे लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, आपका कोई व्हीकल हो सकता है, लिव स्टॉक्स हो सकता है, या बैंक के कोई डिपॉजिट्स हो सकता है, जिससे लोन लेने वाला व्यक्ति जमा करेगा, उसे गारंटेड करेगा कि ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं, अगर नहीं कर पाए हम आपके लोन की रिकवरी तो ये चीज़ आपकी, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अच्छा, अभी थोड़ी सी चीज़ और है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। बताइए आप लोग, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है, मुझे पता है आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, बट वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो रही है, इसलिए इस जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को, जो कि ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की होने वाली है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप लोग इसे रिवाइज करें अच्छे से, और मुझे तो लगता है कि ये सबको समझ में आई गया होगा, रिवाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बस आप ये लोग ये वीडियो अच्छे से एक बार देख लो, जो कि 10th की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जो कि अक्सर बोर्ड में यही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो जिनमें आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो अपनी स्टडी करते रहिएगा, अपने होम स्टे होम बी सेफ, घर पे बैठ के आराम से।